नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो चाइना का थ्योरी है, अपने आप जो है वो थ्योरी बनाने लगता है और उसको इटरनल सच मान लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप देख सकते हैं, खुद ही अपने दिल के अंदर, अपने मन के अंदर कहानी बनाते हैं और फिर उस कहानी को इटरनल ट्रूथ मान लेते हैं। तो चाइना का कहना है कि जो ट्रंप ने रिसेंटली टैरिफ इम्पोज करने की बात की है इंडिया पे, उसके बाद इंडिया चाइना से नेगोशिएट करने के लिए जा रहा है और एक लैंड एक्सचेंज ऑफर दिया है। और जो ऑफर दिया है वो भी काफ़ी मज़ेदार है, वो बेसिकली चाइना की ही बेइज्जती है। और इंडिया ने एक बंजर ज़मीन जो है, जो किसी काम का नहीं है, इंडिया ने बोला है कि वो बंजर ज़मीन जो है वो तुम ले लो और बदले में अक्साई चीन हम ले लेंगे। तो चाइना की बहुत जली है। अभी जो रिसेंट जयशंकर जी का जो विजिट था उस पर ये प्रपोजल दिया गया है चाइना को, ऐसा चाइनीज़ मीडिया का कहना है। तो वीडियो देख के और चाइना की जो ये जलन देख के काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए वीडियो देखते हैं, उसके बाद कमेंट सेक्शन में और लास्ट में जो है मैं अपने ओपिनियन भी बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों 28 जुलाई को मेरा पहला आसामी शॉर्ट फिल्म, जो कि ऑलरेडी एक बहुत बड़ा हिट था, जो कि अभी 6 लाख व्यूज क्रॉस कर चुका है, उसका हिंदी डब्ड वर्जन आपको 20 जुलाई को देखने को मिलेगा। रिलीज होने पे लिंक मैं शेयर कर दूंगा और हो सके तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। आपके छोटे से सपोर्ट से अगर मैं अपना डबिंग कॉस्ट भी रिकवर कर लेता हूं तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। और मुझे लगता है कि मैं आपको बॉलीवुड से एक काफ़ी बेटर एक्सपीरियंस दे सकता हूं और बॉलीवुड के कई सारे कैंप्स के अगेंस्ट भारतीय हिंदू संस्कृति को अच्छे से प्रमोट कर सकता हूं। आपकी हेल्प की अपेक्षा रहेगी। 另外，我想问一下呢，这个大使，您看到现在呢，藏南地区 एम्बेसडर, मैं पूछना चाहता हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं, तिब्बत चीन के लिए एक बहुत ही अहम इलाका है। हमें इसे वापस लेना ही होगा। लेकिन जब बात तिब्बत की होती है तो कहा जा रहा है कि चीन ने भारत को चेतावनी दी है। इसका मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। 6 जुलाई को भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने दलाई लामा को उनके 90वें जन्मदिन पर शुभकामना दी। भारत ने उनके जन्मदिन समारोह में प्रतिनिधि भी भेजे। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत को तिब्बत के मुद्दे की सेंसिटिविटी को पूरी तरह समझना चाहिए और चीन के इंटरनल अफेयर्स में दखल देने के लिए तिब्बत के मुद्दे का इस्तेमाल बंद करना चाहिए। चीन ने इस बात को भारत के सामने उठाया भी है। साथ ही जब बात भारत की आती है तो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि चीन और भारत एक दूसरे के पड़ोसी नहीं बन सकते, लेकिन वे मौजूदा तनावपूर्ण स्थिति को स्थायी और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की उम्मीद रखते हैं। ये एक अच्छी बात है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और चीन की सीमा को लेकर परमानेंट समाधान की योजना बननी चाहिए। इसके अलावा इंटरनेट पर एक अफवाह भी है कि भारत कोशिश कर रहा है कि भारत चीन की जमीन का इस्तेमाल उसके खिलाफ एक सौदेबाजी के हथियार के तौर पर करने की कोशिश कर रहा है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने तिब्बती व्यक्ति को बदलना चाहते हैं तो आप उसे भारत से बदल सकते हैं। अगर आप नक्शे को देखें तो आपको दिखेगा कि चीन पहले से ही उस इलाके पर पूरा नियंत्रण रखता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई कहेगा, क्या आप अपने तिब्बती को भारत से बदलना चाहते हैं? 现在这是外传了，这是外传因为外传，因为यह एक अफवाह है, बस एक अफवाह। अक्साई वास्तव में चीन के कब्जे में है। भारत दावा करता है कि वो उसका क्षेत्र है, लेकिन दिक्कत यह है कि तिब्बती व्यक्ति भारतीयों के कब्जे में है। तो कहा जा रहा है कि भारत इसे सौदे के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। वैसे भी जब चीन के पास पहले से वह इलाका है तो भारत से सौदा क्यों करे? तुम मान लो कि तिब्बती इलाका भारत का है और बदले में मैं मान लूंगा कि अक्साई तुम्हारा है। यही भारत का तर्क है। क्या आप इस शर्त को मानेंगे? नहीं। असल में वेस्टर्न बॉर्डर पर असली विवाद अक्साई नहीं बल्कि लद्दाख को लेकर है। 4.5万平方公里，那是中国的土地。 लद्दाख का क्षेत्रफल 45,000 वर्ग किलोमीटर है। वह चीन का इलाका है, लेकिन उस पर भारत ने कब्जा कर लिया है। भारत चीन के बीच सीमा विवाद और हाल की झड़पें वास्तव में अक्साई में नहीं बल्कि लद्दाख के इलाके में हो रही हैं। वहीं पर गलवान घाटी भी है। गलवान घाटी को 1962 की भारत चीन सीमा वॉर में भारी नुकसान पहुंचा था। तो असली सवाल यह है कि चीन लद्दाख का, जो 45,000 वर्ग किलोमीटर है, कब वापस लेगा? हाल ही में भारत इतना चिंतित क्यों दिख रहा है? मेरे अनुसार इसकी वजह है कि दलाई लामा का निधन हो चुका है। हाल ही में उन्होंने यह घोषणा की कि वह पुनर्जन्म की परंपरा को अपनाएंगे। इसका मतलब है कि दलाई लामा का एक उत्तराधिकारी और होगा। वह पहले यह कहने में हिचकिचाते थे कि क्या वे पुनर्जन्म की परंपरा को अपनाएंगे या नहीं, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया के पत्रकार उनसे बार बार यह सवाल करते रहे हैं। 一直都不愿意松口说到底要不要灵通展示，因为西方有记者我在访问他的时候就说，你认为 जब मैंने उनसे इंटरव्यू किया तो उन्होंने पूछा,
क्या आपको लगता है कि पुनर्जन्म की भावना सच है? क्या आपके पास इसका कोई वैज्ञानिक सबूत है कि पुनर्जन्म में आने वाला व्यक्ति आप ही हैं? क्या आप सच में खुद को ही फिर से जन्म लेते मानते हैं? मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है कि दलाई लामा ने उस पश्चिमी रिपोर्टर को क्या जवाब दिया था। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि यह वैज्ञानिक है या नहीं, लेकिन क्या आप विज्ञान के जरिए यह साबित कर सकते हैं कि जो व्यक्ति मेरा पुनर्जन्म होगा वह मैं नहीं हूं? यही था दलाई लामा का जवाब। इसलिए उन्होंने पहले कभी साफ नहीं कहा कि वे पुनर्जन्म लेना चाहते हैं या कैसे लेंगे। 2 दिन पहले वे दरुस्लाम में थे, अब भारत में हैं। वे तिब्बती लोग जो भारत में निर्वासित जीवन जी रहे हैं, और दलाई लामा सभी भारत द्वारा दिए गए एक छोटे से क्षेत्र में रहते हैं। असल में उन्होंने अब यह घोषणा कर दी है कि वे पुनर्जन्म की परंपरा को अपनाएंगे, और अगला दलाई लामा जो पुनर्जन्म लेगा वह मेनलैंड चाइना से जन्म नहीं ले सकता। 下一世的达赖喇嘛不能从中国发。 इसीलिए अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अगला दलाई लामा कोई अमेरिकी, भारतीय, यूरोपीय या फिर कोई विदेशी तिब्बती हो सकता है। लेकिन असल में भारत के मामले में दलाई लामा का इस्तेमाल यह जताने के लिए किया गया कि भारत चीन के क्षेत्र पर दावा करता है और इससे उसे एक तरह का समर्थन हासिल होता है। क्यों? कुछ साल पहले दलाई लामा तिब्बत के दावांग नामक स्थान पर गए थे। दावांग वही जगह है जहां दलाई लामा का जन्म हुआ था। तब चीन बहुत नाराज हुआ और उसने विरोध जताया कि कैसे भारत ने हमारे क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। भले ही आप यह न माने कि वह क्षेत्र चीन का है, लेकिन इतना तो कहिए कि वह भारत का भी नहीं बल्कि तिब्बत का हिस्सा है। लेकिन दलाई लामा ने ऐसा कुछ नहीं कहा। इस वजह से उनकी कड़ी आलोचना हुई। आज भी 70 लाख से ज्यादा तिब्बतियों के बीच दलाई लामा की एक विशेष जगह है। लेकिन जब उनका पुनर्जन्म होगा तो मेरी राय में, क्योंकि पुनर्जन्म कोई 20 साल की उम्र में नहीं होता, उसका स्वरूप अलग होगा। 喇嘛我认为在他这个 वो तो एक 10 साल का बच्चा होगा या शायद 5-6 साल का। उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं होगी। कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। उसकी प्रतिष्ठा धीरे धीरे बनानी पड़ेगी। वह जन्म से नहीं आती। लेकिन भारत के पास चीन का सामना करने के लिए कोई मजबूत माध्यम नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि भारत इसीलिए इतनी जल्दी में चीन से सीमा और क्षेत्रीय मुद्दों पर बात करना चाहता है। मेरा मानना है कि चीन के लिए, चाहे वह लद्दाख हो या सदर्न तिब्बत, परिस्थितियां जो भी हों, इन इलाकों को वापस लेना जरूरी है। अब जो हालात सदर्न तिब्बत में हैं, भले ही भारत वहां वर्षों से मौजूद है, लेकिन असल में भारत वहां बहुत अलोकप्रिय है। भारत ने तिब्बतियों की जमीनें जब्त कर ली हैं, और जब वहां प्राकृतिक आपदा आई तो राहत कार्य बहुत ही धीमा था। मैंने उसका वीडियो भी देखा है। 地把它没收，然后呢，这个发生天灾的时候，那个救援 वहां के लोग खाने पीने तक के लिए तरस गए थे। नीचे मौजूद भारतीय सैनिकों ने उनकी कोई मदद नहीं की। दूसरी तरफ हाल ही में उनकी ट्रेडिशनल टिबेटन कल्चर को भी खतरा पहुंचाया गया। तो अब सदर्न तिब्बत में रहने वाले तिब्बती लोग क्या करें? नई पीढ़ी अब सोचने लगी है, हम तो चीनी हैं, हमें वापस चीन जाना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि सदर्न तिब्बत में भारत के लिए समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसी वजह से भारत अब मेनलैंड चीन से बात करना चाहता है। लेकिन क्या ऐसा संभव है? क्या चीन बात करेगा? भारतीयों का ऐसा मानना है, लेकिन ये सोच कुछ ज्यादा ही भोली लगती है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अब चाहे वह पश्चिमी हिस्सा हो या पूर्वी, भारत चीन सीमा पर चीन की सैन्य तैयारी और वॉर के बाद की सप्लाई व्यवस्था लगातार बेहतर हो रही है। अगर अब वॉर की नौबत आई तो भारत के लिए स्थिति बहुत कठिन होगी। 中印边界现在的这个军事准备跟所有的后勤补给线 तो इस तरह के खतरों के बीच और कई तरह की चुनौतियों के कारण भारत अब मुख्य भूमि चीन से बातचीत के जरिए समाधान चाहता है। लेकिन भारत जो शर्तें रख रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीनी उन्हें स्वीकार करेगा। 决了。不过，我想他提出的条件的话，我想没有中国人会接受的啦。不可能啦！ 中国大陆的 ये असंभव है। क्या कोई चीन में ऐसा करने की हिम्मत करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ देश से नहीं बल्कि लोकतंत्र से भी धोखा होगा। ये बिल्कुल सही है। मैं सबको समझाता हूं। अग्रवाला एक ऐसा क्षेत्र है जहां कोई नहीं रहता, कोई वहां रह भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वह पूरा सपाट और बंजर इलाका है। अब बात करें तिब्बत की, वह एक बेहद खूबसूरत इलाका है। क्या कहते हैं उसे? 我们中国古代 पहाड़ी इलाका जियांगनान। प्राचीन चीन में जब भी जियांगनान की बात होती थी तो उसे बहुत सुंदर माना जाता था, है ना? बहुत सुंदर। और अगर उत्तर पश्चिम की बात करें तो वह हुआंगतू प्लेटू कहलाता है। तो क्या कोई इतना कीमती इलाका सिर्फ एक वीरान जगह के बदले देगा? ये नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। 哎，
这个阿克塞阿克塞辛、 अखरसन की रणनीतिक स्थिति बेहद अहम है। 新疆、新疆的路嘛，对啊，新疆路但那个शिनजियांग लेकिन अब चीन नियंत्रण में है, उसे किसी की बात मानने की जरूरत नहीं है। 那个印度也 भारत इस काम के लायक नहीं है। तुम शिनजियांग क्यों जाना चाहते हो? हाँ, यह काम भारत से नहीं होगा, चीन से होगा, चीन और शिनजियांग दोनों से। यह इलाका समतल जमीन वाला है। अब अगली बात, तिब्बत तुम्हारा गढ़ है। अगर तुम हार भी जाओ तो क्या हम उसे छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। उस समय इसका कोई लेना देना मां होंग शेन से नहीं था। तुमने एक लड़ाई हारी थी, तुम कल्चरल रेवोल्यूशन तक रुके और फिर अंदर आकर लड़ाई की। तुम किससे छीनना चाहते हो और क्यों छीनना चाहते हो? कोई कारण नहीं है कि हम छोड़ दें। अगर हम बल प्रयोग न करें और फिर भी वह इलाका वापस मिल जाए तो अच्छी बात है। हाँ, 没有用武力把你要回来就不错啦，对啊。是，所以呢，绝对不会让 इसलिए हम कभी नहीं छोड़ेंगे। ये दोनों क्षेत्र पूरी तरह से चीन के हैं, सोचना भी मत। अगर तुम छोड़ते नहीं हो तो भारत तो वैसे भी वहां कब्जा कर ही चुका है। हाँ, वह वहां अपनी गतिविधियां पहले ही शुरू कर चुका है। हाँ, तो तुम क्या चाहते हो? तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। असल में भारत वहां शासन कर रहा है। 好。 हाँ, अब जब हम भारत चीन की सीमा की बात करते हैं तो देखते हैं आगे क्या होता है।还要来看一下哈，要怎么发。 कमेंट्स में एच एजो ने लिखा है कि गांव जिकाई रेखा को नई बॉर्डर के रूप में सीधे इस्तेमाल करो। उसके बाद श्वानहू ने लिखा है कि सदर्न तिब्बत एक चीनी क्षेत्र है, भारत को ईमानदार होना चाहिए और पूरे दिन चीनी लोगों के बारे में सोचना बंद करना चाहिए। इसे रिप्लाई देते हुए मैंने लिखा है कि तुम्हारे हिसाब से सदर्न तिब्बत चीनी क्षेत्र है, पर सच्चाई ये है कि तुम्हारी सरकार की फर्जी नक्शेबाजी और जबरदस्ती की सोच ही चीन की सबसे बड़ी कमजोरी है। इतिहास की बात कर ही रहे हो तो ध्यान से सुनो। सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के रिटायर्ड चेयर प्रोफेसर हॉन श्यांग लाओ ने कमीशन के सामने गवाही में साफ कहा था, चीन के 1949 से पहले के आधिकारिक ऐतिहासिक रिकॉर्ड साफ दिखाते हैं कि पीआरसी द्वारा 1950 में तिब्बत पर हमला करने से पहले तिब्बत कभी भी चीन का हिस्सा नहीं था। अफसोस की बात है कि आज कई सरकारें इस झूठ को सच मान बैठी हैं और यही वजह है कि कई वेस्टर्न डेमोक्रेसी तिब्बत की संप्रभुता को लेकर सही समर्थन नहीं दे पाते। इतना ही नहीं, उन्होंने मिंग और चिंग वंश के नक्शे भी पेश किए जो ये साबित करते हैं कि तिब्बत कभी किसी चीनी साम्राज्य का हिस्सा नहीं रहा। इस हिसाब से पीआरसी का तोंग ई जोंगुओ तोंग ई चीन वाला दावा पूरी तरह से झूठ और बिना आधार का है और ये भारत को ईमानदारी सिखा रहा है। तिब्बत, ताइवान, हांगकांग और अब दक्षिण तिब्बत तक हर जगह चीन की कहानी एक ही है। जो नहीं अपना उसे कैसे है छीनना, यही सोच है। भारत को ईमानदारी सिखाने से पहले अपने नक्शे और नियत साफ कर लो। नेक्स्ट एक्सजी के 9126 ने लिखा है कि गांव झिकाई रेखा ही स्टैंडर्ड है। उसके बाद गोक्स्याओ ने लिखा है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कैसे काम करता है। तुम ये बोलकर बस मुसीबत बुला रहे हो। दलाई लामा मरने वाले हैं और तुम उन्हें और अधिक वैल्यूबल और महत्वपूर्ण बना रहे हो, जिससे भारत और खुश हो रहा है। क्या इससे चीन को एक पैसे का भी फायदा है? उसके बाद गमजाटी ने लिखा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है। इसे रिप्लाई देते हुए लिखा है, तुम्हारा कमेंट सुनकर लगा जैसे किसी सीसीपी के साथियाल बूढ़े की बात सुन रहे हो। अरुणाचल प्रदेश भारत का था, है और रहेगा। इतिहास में चीन का इससे कोई लेना देना नहीं था। 1959 में जब दलाई लामा भारत आए थे तब उन्होंने भी अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा माना था। यहां के लोग चीनी नहीं, भारतीय कल्चर, भाषा और संविधान को अपनाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे इलाकों की। तिब्बत जबरन कब्जा करके 1950 में मिलिट्री भेज दी गई। उइगर लाखों लोगों को री एजुकेशन कैंप में डाल रखा है। हांगकांग एक देश दो व्यवस्था का वादा करके धोखा दे दिया। पूर्वी तुर्किस्तान पूरी दुनिया जानती है कि वहां क्या अत्याचार हो रहे हैं। और भी मजेदार बात यह कि मंगोलिया कभी चीन का हिस्सा था ही नहीं। ये चीन का फैलाया ऐतिहासिक झूठ है। सबसे पहले चीन को दूसरों को आजाद करना चाहिए, वरना उसके झूठ और दमन की दीवार ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। उसके बाद विंसिलेस्ट सुई ने लिखा है कि इतिहास को देखें तो दलाई लामा के पुनर्जन्म की पुष्टि केवल टैंट्रिक सेक्ट द्वारा नहीं बल्कि चिंग एम्परर द्वारा भी की जाती थी। उसके बाद चिन यी तांग ने लिखा है, चीन और भारत के बीच असली सीमा वंग श्वंचे गाओ जिकाई गंगा विभाजन रेखा है। सबसे अच्छा तो यह है कि सीमा तय ही न हो और जहां हो वहीं जंग लड़ा जाए। भविष्य में चाइना एक चाइनीज इंडियन ओशन नेवल पोर्ट स्थापित कर सकता है। साथ ही भारत में 5 चाइनीज कंट्रोल्ड इंडियन वैसल स्टेट्स भी बनाए जा सकते हैं। उसके बाद स्कॉट ने लिखा है कि चीन भी दिल्ली और मुंबई को अपनी भूमि घोषित कर सकता है और फिर मुंबई के बदले दिल्ली छोड़ सकता है। उसके बाद चेन 3276 ने लिखा है कि
मैं आशा करता हूं कि चीन और मजबूत बने और जल्द से जल्द सदर्न तिब्बत और लद्दाख को वापस ले लें। चलो आगे बढ़ो। उसके बाद मॉडर्न डिफेक्शन प्रोजेक्ट ने लिखा है, इन खबरों को बंद करो, बहुत ज्यादा हो गया है। उसके बाद मिस्टर कैंप ने लिखा है कि भारत को पहले लड़ना चाहिए, अगर वो हार जाए तो सब कुछ पांडा का हो जाएगा। आखिर में शियन युन ये ने लिखा है कि अगर भारत एक्सचेंज के लिए तैयार होता तो वह भारत नहीं होता। भारत चाहता है कि तुम सदर्न तिब्बत और वेस्टर्न भाग दोनों को एक साथ छोड़ दो। अगर भारत सच में एक्सचेंज के लिए राजी होता तो यह बहुत पहले खत्म हो गया होता। रिप्लाई देते हुए लिम हिचॉन ने कहा है कि भारत यह जोर देना चाहता है कि चीन की जमीन उसकी है, लेकिन यह नामुमकिन है। तो क्या चीन भी यह जोर दे सकता है कि पूरा भारत उसका है? तो किसने कहा है कि चाइनीज लोग जो है यूट्यूब पे बैंड है? आप देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो ताइवानीज चैनल के नाम पे एक्चुअली नाम तो देते हैं ताइवानीज चैनल जैसा, लोकेशन भी दिखाते हैं क्योंकि वो लोग VPN यूज करते हैं, लोकेशन ताइवान हांगकांग और भी बहुत सारे लोकेशन दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअली आप बात सुन के क्लियरली समझ सकते हैं कि ये चाइनीज पिट्टू है। और इंडिया के लिए यही है कि इंडिया एक बहुत मैं बोलूँगा कि डिलेमा सिचुएशन में है। इंडिया को भी स्ट्रिक्ट फैसला लेना है। ना तो अमेरिका और यूरोप के कैंप में तो इंडिया कभी भी नहीं हो सकता। अभी रिसेंटली जस्ट कुछ देर पहले जब मैंने डच मीडिया का वीडियो अपलोड किया था, उससे ये बात तो क्लियर है कि ये गोरे जो है ये सुधरेंगे नहीं, ये कुत्ते के दुम है जो कभी सीधे नहीं हो सकते। सिमिलरली चाइना भी वैसा ही है। तो रशिया ब्लॉक और USA ब्लॉक दोनों ही जो है इंडिया के लिए नहीं है। शायद इंडिया को जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के टाइम जो इंडिया ने किया था कि एक तीसरा ब्लॉक बना था जहां पे बड़े दादा की जो मनमानी है वो चलने नहीं दिया था, तो शायद उसी टाइप का कुछ करना पड़ेगा इंडिया को। जापान, कोरिया, इनको USA के पंजे से निकाल के एक तीसरा अलायंस अगर बनाता है, खैर कोरिया से कोई होप नहीं है, बट एटलीस्ट जापान और जो कंट्रीज रिसेंटली USA के दबाव में, USA के अलायंस के दबाव में सफ़र कर रहे हैं, उसको उनको टारगेट करना है। और उनको अगर USA से थोड़ा सेपरेट करके इंडिया खुद का एक अलायंस बनाए, ब्राज़ील इसमें एक हिस्सा हो सकता है, तो ऐसे देशों को हंट करना पड़ेगा, ऐसे देशों को ढूंढ के एक अलायंस बनाना पड़ेगा। और कोई चारा नहीं देख पा रहा हूँ। या तो फिर ऐसा भी एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है जहाँ पे मोदी और पुतिन, क्योंकि पुतिन को भी पता है कि चाइना एक्चुअल दोस्त तो है नहीं, रिसेंटली एनिमी लिस्ट में भी चाइना टॉप में था, तो चाइना को एज अ यूज करे जस्ट एज अ फेक फ्रेंड, जस्ट USA और यूरोप को फाइट करने के लिए, पर एट द सेम टाइम असली दोस्ती जो है वो ना निभाए, असली दोस्ती ट्रस्ट जो है चाइना पे कभी ना करे। ये एक तीसरा होने से भी एक पॉलिसी हो सकता है, पर अदरवाइज ये एक दोनों कैंप में ही, एक में तो यूरोप और सभी प्रॉब्लम है और इस रशिया कैंप में भी जो है चाइना बिगेस्ट प्रॉब्लम है। तो ये एक बहुत स्ट्रिक्ट फैसला लेने का समय है, काफ़ी एक क्रिटिकल समय है मैं कहूँगा। और गूगल की भी मतलब अमेरिकन कुत्ता जो है किस हद तक अमेरिका का वफादारी निभाता है, एक्चुअली अमेरिकन प्रोडक्ट ही है, अमेरिकन कुत्ता ही है। तो मैं जब सर्च कर रहा था कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या इंडिया ने लीड किया था, तो वहाँ पे गूगल सर्च में दिखा रहा है नहीं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है वो इंडिया ने लीड नहीं किया। इंडिया फाउंडर था बट इंडिया ने लीड नहीं किया। वाह, मतलब फाउंडर होके इंडिया ने लीड नहीं किया। तो गूगल किसकी तरफदारी करते हैं, किसकी बोली बोलते हैं, वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। और इस हाई टाइम की हमारी अपनी सोशल मीडिया भी हो, क्योंकि आज नहीं तो कल जिस हिसाब से अमेरिका से इंडिया का रिलेशन है, और आज अगर ये नहीं भी होगा तो आज से 5-10 साल बाद जब इंडिया और भी ज़्यादा ग्रो होने लगेगा और USA के लिए एक सच में एक थ्रेट होगा, तब यूट्यूब, फेसबुक ये सब एज अ वेपन यूज़ करेंगे अमेरिका वाले। तो अभी ही जो है ऑल्टरनेटिव, अगर अभी इंडिया मतलब सो रहा है बेसिकली, जबकि बहुत दिन पहले से हमारा ऑल्टरनेटिव अपने देश के जो सोशल मीडिया है वो हो जाना चाहिए था, लेकिन आज भी इतने इंडियंस यूट्यूब वगैरह पे डिपेंडेंट है। तो जब एक झटके में फिर अगर बैन हो जाए तो वो दिक्कत होगी वो सबके लिए। तो सरकार को जो है सबकी बात सोचनी चाहिए और हमारे देसी प्लेटफॉर्म से जो एड रेवेन्यूज आते हैं और एक अच्छा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए। खैर, आपका इस बारे में क्या सोचना है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।